हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में मैं एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये जो हमारा टॉपिक है ना, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा इस टॉपिक में से। क्यों? क्योंकि अगर आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर लो तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आसान आएगा। देखो, ये तो आप भी जानते हो, सारे के सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हार्ड नहीं आ सकते पेपर में। पॉसिबल ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन तो आसान आएंगे, है ना? तो वो कौन से होंगे जो पढ़ते ही हो जाएंगे? ये वाले। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, सिर्फ आपको याद है फिजिकल प्रॉपर्टी, उस पर बेस्ड कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ याद होना चाहिए, फिर आप उसको टिक कर दोगे बस। उसमें सॉल्व तो कुछ करना नहीं है ना? सॉल्व तो करना नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में वही चीज मैं करवाने वाला हूं। मैंने कौन से कंपाउंड्स लिए हैं वो बता देता हूँ। पहले तो कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कौन से आते हैं? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल, OH वाले। इसके अलावा ROR, ईथर हो गया। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स मैंने लिए हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही वैसे भी, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और अगर आप ये सब याद करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं एल्कोहल्स पे। एल्कोहल्स पता है ना, ROH। आपको पता ही होगा, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल्स के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है। वैसे आपने देखा है, कलरलेस लिक्विड होता है, मोस्टली लिक्विड होते हैं ना एल्कोहल्स। लेकिन जब ये हाइयर चले जाते हैं, मतलब आप बात करो C10, C11, C12 कार्बन की, जैसे जैसे हम ब्रांचेस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ये वैक्सी सॉलिड की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? वैक्सी सॉलिड की तरह। एक बार मैं पढ़वा देता हूं। जैसे अपीयरेंस देखो, कलरलेस लिक्विड या सॉलिड। ठीक है, उसके बाद फिजिकल स्टेट देखूं तो लोअर एल्कोहल C1 से C4 तक तो लिक्विड है, जैसे कि इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, है ना? बट जैसे ही एल्कोहल्स, हाइयर एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, वो हमारे वैक्सी सॉलिड्स देखने को मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? वैक्सी सॉलिड्स। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एक तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे? ब्रांचिंग हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, और किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ये आपको पता होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने में। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसमें भी यही होगा, इस केस में हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। OH आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ये आपको पता है? हाइड्रोजन, FON, यानी कि जो भी हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जब उसके साथ अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी कार्बन चेन, यानी वो तो बताया ना मेरे, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, जैसे एन ब्यूटेनॉल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आइसोब्यूटेनॉल से ज्यादा है, और टर्शरी ब्यूटेनॉल से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग आ गई ना। टर्शरी ब्यूटेनॉल में आपको दिक्कत आ रही हो तो देखो, ऐसे होता है टर्शरी ब्यूटेनॉल। क्योंकि बाकी की दोनों की स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होती है, वैसे टर्शरी ब्यूटेनॉल भी पता होती है, मैंने बना दिया, ये टर्शरी ब्यूटेनॉल होता है। तो यहाँ ब्रांचिंग हमें देखने को मिल रही है ना, इस वजह से जो हमारी सिंपल ब्रांचिंग है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, उसका ज्यादा होगा एन ब्यूटेनॉल का, यानी कि ऐसे। ठीक है ना, ये तो सबको पता है। आइसो में क्या होगा? इसके नीचे CH3 आ जाएगा, यहाँ से घट के, बस यही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? लोअर एल्कोहल की ज्यादा होगी या हाइयर एल्कोहल की ज्यादा होगी? वैसे सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है वैसे। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और जितने भी लोअर हमारे एल्कोहल होंगे ना, वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड होते हैं ना। आपको मैंने बताया ना, लोअर एल्कोहल्स क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, और लिक्विड वाटर में जल्दी सॉल्युबल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? इसीलिए लिखा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज चेन लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिनॉल। फिनॉल देखो हमारा ऐसा होता है,
बेंजीन के ऊपर लगा दो OH, ठीक है, C6H5OH भी बोलते हैं। तो फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो हमारे फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं। बट बट कमर्शियल सैंपल जो होते हैं वो ऑफन कलर्ड होते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेनली हमें क्या देखना है, सिर्फ प्योर फिनॉल क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होते हैं। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। तो इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, तो देखो, कलरलेस सॉलिड होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया था। लेकिन इसमें एक चीज जो हमें देखनी है, एक चीज जो हमें देखनी है वो है कि ऑफन टर्न रेडिश ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर। मतलब जैसे ही ये एयर के प्रेजेंस में आते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन दिखने लगते हैं उसके एक्सपोजर में आके, ठीक है। तो यानी एयर के संपर्क में आ गए, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है ना। और एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट से और सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट से और कुछ रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी में से। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइयर होगा, किससे, एरीन्स और ईथर से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर अभी जस्ट हम इसके बात करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा, ROR, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका भी हाई होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, OH है ना, क्या है, OH है, वैसी बात है। सॉल्युबिलिटी की बात करूं, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, बिल्कुल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा। बट ये अल्कोहल से कम होगा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है ना। अल्कोहल, जो हमारे लोअर अल्कोहल्स है वो क्या होते थे, लिक्विड होते थे, है ना। और ये तो है ही सॉलिड। अब ईथर की बात कर ले, एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी, मैं बता देता हूँ इसमें फिनॉल में से, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ। तो देखो, कभी कभी क्या पूछता है ना, स्टेबिलिटी के बारे में पूछ, अरे यार, कभी कभी पूछता है स्टेबिलिटी के बारे में। जैसे फिनॉल में ही इसके आइसोमर्स बनते हैं, जैसे अगर मैं NO2 यहां लगा दूं तो इसको बोलेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल, क्या बोलेंगे, पैरानाइट्रोफिनॉल। और वहीं अगर मैं इसकी जगह पर यहां पर अगर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो उसको क्या बोल देंगे, बताओ जल्दी। तो अब हम इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या ओ नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ओ मतलब क्या होता है, ऑर्थो, पी मतलब क्या होता है, पैरा। अब अगर मुझे इसमें स्टेबिलिटी या एसिडिटी पूछनी होगी तो हमेशा किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, है ना। और सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आ जाता है। बट आप उतना ना जाके सीधा याद रखो, पैरा वाला हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, अब एक क्वेश्चन, वैसे वॉलेटिलिटी के लिए भी आप देख सकते थे कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसमें भी पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब आते हैं ईथर पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ROR। अब ईथर के केस में आप देखो इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, जनरली प्लीजेंट स्मेल होती है, वॉलेटाइल होते हैं और कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। समझ आ गया, स्मेल भी आपको पता चल गई, वॉलेटाइल नेचर होता है, यानी वॉलेटाइल हो जाते हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं, ठीक है ना। और कलरलेस लिक्विड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो लोअर देन एल्कोहल्स, बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से तो कम होगा, क्यों कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ROR है, OH नहीं आ रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बन रही है। लेकिन ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, ये खुद से नहीं दिखाएंगे, लेकिन वाटर के साथ, वाटर में अगर इसको डालेंगे क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो लोअर देन एल्कोहल से, एल्कोहल से ऑब्वियसली कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब देखो, विद वाटर वाया देयर ऑक्सीजन, मतलब ये खुद से नहीं बनाएंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ में बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड का केस। अब एल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मैं बताऊं इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा गला खराब हो रहा है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो देखो, मीथेनल गैस होता है, बाकी सारे क्या हैं, हमारे लिक्विड या सॉलिड होते हैं, बस याद रखो। रूम टेम्परेचर पे ये सभी लिक्विड या गैस होते हैं, वो डिपेंड करता है, हाइयर एल्डिहाइड सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है ना। वही वाला केस है जो अल्कोहल में चल रहा था, बस एक ही इसमें है एक्सेप्शन कि मीथेनल गैस होता है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड जो होते हैं
वो सॉल्यूबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अल्कोहल से कम होंगे। किससे कम होंगे? अल्कोहल से कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, या छोड़ो, आप वो वाला केस छोड़ो, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो हमारे लोअर एल्डिहाइड्स है वो सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट इसमें कैसा होता है? हाई होता है, ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इससे ज्यादा होता है कीटोन में। कीटोन का केस भी मैं बताऊंगा। एल्डिहाइड इसी तरीके से होते हैं ना आपके, या आपका एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को भी ले लो एक, क्योंकि इस वाले केस में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बेंजल्डिहाइड में से। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करें, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब कीटोन्स की बात आते हैं। मैंने जो रिएक्टिव वाला केस बोला है ना, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को कंपेयर करेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। पहले मैं बता देता हूँ कीटोन क्या होता है। देखो आपका कीटोन ऐसे होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो कीटोन्स आर जनरली लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ये तो सबको पता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड ऑफ सिमिलर मास ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देन एल्डिहाइड। अब कीटोन को हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें एल्डिहाइड से कंपेयर करना है। एल्डिहाइड में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट के केस में दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब कीटोन में क्या होता है? कीटोन में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो एल्डिहाइड से ज्यादा है, वो एल्डिहाइड से भी ज्यादा है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी एल्डिहाइड से ज्यादा होगा। कीटोन को हमेशा आपको एल्डिहाइड से कंपेयर करके लेके चलना है। और रिएक्टिविटी की वही बात करूं तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? एल्डिहाइड ज्यादा होते हैं। कौन ज्यादा होते हैं? एल्डिहाइड्स। रिएक्टिविटी की बात करूं, अभी इसके पीछे रीजन आ जाता है आपका। अभी तो मैं आपको एसिडिटी वाला भी बताऊंगा, प्लस आई वाला इफेक्ट के लिए भी बताऊंगा। देखो मेन चीज क्या होती है, जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूं सेम ब्रांच वाले में, ठीक है, प्रोपेनल में का CH3CH2CHO, वहीं अगर मैं यहां पर कीटोन लिखूं प्रोपेनॉन इस तरीके से, तो अब स्टीरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है? आप खुद देखो स्टीरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा हो गया, ठीक है, आपको दिख ही रहा है। और प्लस आई इफेक्ट भी किस में ज्यादा है? ये भी आपको दिख रहा है। यहाँ दो एल्किल ग्रुप अटैच है इस कार्बोनिल ग्रुप से, और ये इस तरफ अगर आप देखोगे इस कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ से ये वाला कार्बन अटैच है, और यहाँ से तो कोई कार्बन अटैच ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा किसके पास है? यहाँ पर ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी का आप आइडिया ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। NAR का भी आपको पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे, 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है ना। 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस होता ही है। तो यानी कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा? NAR हो जाएगा। उतना ही कम क्या होगा? NAR। तो NAR भी किस पे जल्दी करेगा अटैक? यहाँ पर जल्दी अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं हमारे? देखो इस तरीके से, RC डबल बॉन्ड OOH, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड विद शार्प सोर स्मेल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब बॉइंट, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये ऑफन एग्जिस्ट करते हैं कैसे? स्टेबल डाइमर्स की तरह। कैसे स्टेबल डाइमर्स बनाते हैं? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला केस मैंने बता ही दिया। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड इवन एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मोलर मास। तो इस केस में ये भी है कि ये बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, और ये बहुत हाईली एसिडिक भी होते हैं। अगर आप एसिडिटी की बात करोगे ना, तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अल्कोहल फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं, अल्कोहल और फिनॉल से भी ज्यादा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लें। ये क्वेश्चन देखो आपका 2024 में आया हुआ है। मैं बता रहा हूँ किसी ना किसी शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है आपको, गारंटी से बता रहा हूँ।
क्वेश्चन पढ़ो। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट वन है पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रो एंड ऑर्थो। बिल्कुल सही बात है, ये तो मैंने अभी बताया ही था कि जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो आपका मेटा ऑर्थो इन दोनों से ज्यादा ही क्या है, स्टेबल है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ये बात सही है ना, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड में कह रहा है इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बुडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, इस क्वेश्चन में आ गया है तो मैं बता देता हूं। देखो ल्यूकास रिएजेंट आपका होता है HCl एनहाइड्रस, HCl एनहाइड्रस ZnCl2, HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है आपका ल्यूकास रिएजेंट। अब ये जो टर्बिडिटी देता है ना वो सबसे ज्यादा देता है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री अल्कोहल में, फिर 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाते हैं हम। अब यहां पर देखो, क्या ये हमारा इथेनॉल 3 डिग्री है? नहीं। 2 डिग्री है? नहीं, ये तो 1 डिग्री है ना। इथेनॉल, इथेनॉल ऐसे ही लिखते हैं ना, CH3CH2OH। अब देखो ये जो इथेनॉल है ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बुडिटी देगा? नहीं देगा, तो स्टेटमेंट टू तो फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है। अब देख लो, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो यहां पर मुझे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस सब में देखो, जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, ये बात मुझे पता है। बट आपको पता है एसिडिटी कब बढ़ती है, एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? ये तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए होगे। एसिडिटी डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? प्लस आई इफेक्ट के, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। और माइनस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर रहा हूं, सपोज करो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है मेरे पास, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पे कार्बन के साथ अटैच होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। तो यानी कि ये वाला जो फ्लोरीन अटैच हुआ है कार्बन पे, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हुआ है, यहाँ ब्रोमीन अटैच हुआ है, बाकी का तो पूरा कंपाउंड सेम है, CH2COOH। तो यहाँ पर ये वाला इन दोनों से ज्यादा होगा। अब इन दोनों से भी ज्यादा कौन होगा? F3। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 3 फ्लोरीन एटम अटैच है ना, तो ये तो हाइयर होगा, ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम की इस कार्बन से अटैच है। उसके बाद देन कौन सा होगा? उसके बाद होगा ये वाला, एंड देन कौन सा आएगा? देन आएगा हमारा क्लोरीन के बाद क्लोरीन वाला, फिर इसके बाद कौन है? फिर इसके बाद ब्रोमीन वाला आएगा, और जिसमें कुछ नहीं है वो लास्ट आएगा। अब देख लो ऑर्डर, ये वाला, यानी कि सबसे ज्यादा इसका बी का होगा, फिर डी का होगा, तो बस इसी से चेक कर लो, बी, डी, उसके बाद सी, ठीक है, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए। तो डी ऑप्शन हो गया है। तो ये तो ऐसे ही 2 ऑप्शन देखते भी पता चल गया। बट आपको ये पता चल गया ना कि की कॉन्सेप्ट क्या है, एसिडिटी डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट पे, तो बस वही देखना था। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2012 में आया हुआ है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR का आ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने बताया था किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे, 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। तो प्रोपेनॉल बेंजल्डिहाइड प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, तीनों में देखो। अब देखो एक चीज है, अब यहाँ रिएक्टिविटी वाला केस आएगा। मैंने बताया था रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की कि कीटोन की? तो एल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होती है रिएक्टिविटी। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे पता चल गई, जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, बेंजल्डिहाइड की कम है किससे? ब्यूटेनॉन से। पॉसिबल ही नहीं, गलत हो गया। सेकंड देखो, ब्यूटेनॉन प्रोपेनॉन बेंजल्डिहाइड प्रोपेनॉल, ये ठीक हो सकता है, इसको रखते हैं। यहाँ देखो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल की सबसे कम, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो बेंजल्डिहाइड सबसे कम है, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा बी। और मैं वैसे भी दिखा देता हूँ, देखो सबकी स्ट्रक्चर बना के। जैसे यहाँ फर्स्ट दिया ब्यूटेनॉल, सेकंड है प्रोपेनॉल, थर्ड है बेंजल्डिहाइड,
लास्ट है प्रोपेनॉल। तो देखो जो एल्डिहाइड है उनकी तो ज्यादा होगी ही। अब इन दोनों में इसकी ज्यादा क्यों है, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तब आप समझ पाओगे, ठीक है। जितना छोटा कंपाउंड उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। अब देखो इन दोनों में क्या केस लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है मेरा, यहाँ पर किसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वाले में कम है क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप अटैच है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया ना, 3 एल्किल ग्रुप अटैच होने की वजह से। टोटल यहाँ 2 ही एल्किल ग्रुप अटैच है, एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो एनएआर कम हो जाएगा, यानी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। इस वाले केस में भी आप यही चीज देख सकते हो, ठीक है। ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे ना, एल्डिहाइड की ज्यादा ही होगी, ठीक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने आज सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, और क्वेश्चंस भी देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट किस पार्ट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।